Hi guys, so today I have come up with the question paper of UGC NET Commerce of last year, that was June 2022. And today we will be doing some MCQs of that, and I'll be explaining all the concepts that are involved in these questions. So therefore, you are able to solve each and every question, okay? And you will also be able to enhance your knowledge. So the first question is that you have to match it up. The matching questions are very easy because if you know even two, then you can easily deduct the answer. The first one is Nama. Now, first of all, before knowing Nama is actually the non-agriculture market taxes. The full form भी आ सकता है क्या हो गया non-agriculture market access. इसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए एक एग्रीमेंट. इससे पहले मैं आपको बताऊंगी एओए के बारे में, जो कि है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर. क्या होता था कि जब कोई भी कंट्री अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को, जो चावल बनाते हैं या फिर खेती करते हैं, जो भी अनाज उगाते हैं, तो उनको अगर सब्सिडी देती है, बहुत सारे उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, तो जब सब्सिडी देगी तो जो राइस है फॉर एग्जाम्पल, उसकी प्राइस कम हो जाएगी. जब प्राइस कम हो जाएगी तो कंज्यूमर्स को वो राइस सस्ती पे मिलेगी. तो यहाँ पे दोनों का बेनिफिट करती है गवर्नमेंट. एक तो कंज्यूमर्स को प्राइस कम मिलती है, और सब्सिडीज वगैरह की वजह से जो फार्मर्स होते हैं उनको भी बेनिफिट्स ज्यादा मिलते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको राइस अपने ही देश में सस्ती मिल जाए, तो हम क्यों दूसरी XYZ कंट्री से जाके इंपोर्ट करेंगे, क्यों हम उन्हें खरीदेंगे? तो इस वजह से क्या हुआ कि एक एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर आया कि जो भी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है, और उन एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स में ये नहीं होंगे इंडस्ट्रियल गुड्स, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, फिश एंड फिशरीज, वो नामा में होंगे. तो एओए में जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स होंगे, वो प्रोडक्ट्स पे गवर्नमेंट सब्सिडी ज्यादा प्रोवाइड ना करे, ताकि हमारी जो ट्रेडिंग है वो डिस्टॉर्ट ना हो, और एनकरेज हो एक पर्टिकुलर कंट्री के प्रोड्यूसर्स एज वेल एज कंज्यूमर्स दूसरे देश से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लेने के लिए. क्योंकि अगर आपको अपनी कंट्री में सस्ता मिल जाएगा तो आप बाहरी कंट्री से क्यों लेंगे? इसलिए गवर्नमेंट ने कहा, एक एग्रीमेंट आया कि गवर्नमेंट इतना सब्सिडी नहीं प्रोवाइड करेगी कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर से आप लें, आपकी इंटरनेशनल ट्रेड डिस्टर्ब होगी, क्योंकि आप बाहर से नहीं मंगाओगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा. ठीक है. उस वजह से इंडिया को भी बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल चाइना अपने कंट्री के लोगों, एग्रीकल्चर फार्मर्स वगैरह को सब्सिडी प्रोवाइड करती है, तो वहां से इंडिया से क्यों मंगाएंगे? ठीक है. और इंडिया में तो बहुत ज्यादा अनाज उगता है, बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर बेस है हमारा, तो इंडिया को भी इसमें बेनिफिट होगा. तो इस तरीके से म्यूचुअल बेनिफिट के लिए एओए एग्रीमेंट आया, ताकि दे विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ डिस्टॉर्शंस इन द इंटरनेशनल ट्रेड. अब आई टोल्ड यू कि एओए में कुछ प्रोडक्ट्स नहीं थे. अब वो प्रोडक्ट्स नामा में आए, नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस में, जिसमें इंडस्ट्रियल गुड्स, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, फिश एंड फिशरीज. तो ए का आंसर क्या हो गया? सेकंड. तो यहाँ पे क्या है? ये सेकंड. तो यहाँ पे दो ऑप्शंस है, ए और सी, बी और डी नहीं है. नेक्स्ट इज गैट. नाउ गैट इज फुल फॉर्म इज जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड. ये आया था 1947 में. Why? In order to promote the international trade by reducing and eliminating the trade barriers. तो लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रेड से रिलेटेड, क्योंकि जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड है, तो उसके लिए उसको प्रमोट करने के लिए, लिबरलाइज करने के लिए ट्रेड को इन गुड्स एंड सर्विसेज. तो इसका आंसर हो गया बी का थर्ड. ना बी का थर्ड है तो सी ऑप्शन होगा, बट हमें समझना है कि आगे और टर्म्स का क्या क्या मतलब है. नेक्स्ट इज ट्रिम्स. ट्रिम्स full form is trade related investment measures. मेन पर्पस था लिबरलाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि क्या होता है कि गवर्नमेंट कभी कभी इन रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है कि हम इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए, हम बाहर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए, फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए. तो ट्रिम्स आया था यूरोपीय राउंड में 1994 में, और ट्रिप्स भी आया था. ट्रिम्स में ये क्या कहा गया था कि जो जो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो फॉरेन
कंट्रीज में, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो मेन एम वाज टू लिबरलाइज द इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। द नेक्स्ट इज ट्रिप्स। ट्रिप्स फुल फॉर्म इज ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। रिलेटेड टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसका अपना मतलब मोनोपोली पावर, जिसने अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दिया है उसको उसकी मोनोपोली मिलनी चाहिए, उसको उसकी पावर मिलनी चाहिए। ओनर्स के पास शुड हैव द ओनरशिप ऑफ दोज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ट्रिप्स का आंसर हो गया दिस फोर। So our answer is C. So I hope you understood these four basic terms of NAMA, GATT, TRIPS, and TRIPS. Question is, banks are not required to deduct the TDS from depositors who have submitted declaration in which one of the following forms under income tax rule. इसका आंसर है 15G। ये जितने भी फॉर्म्स हैं, फॉर्म 16A, फॉर्म 16H, 15A, ये तीनों रिलेटेड है टीडीएस कटने से, चाहे वो एम्प्लॉय काटे या एम्प्लॉयर काटे। तो जो रिलेटेड है नॉट डिडक्टिंग द टीडीएस वो है फॉर्म 15G। नेक्स्ट एमसीक्यू है, ये आपको पीएलसी स्टेज दे रखी है, पीएलसी इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इसके लिए पहले यू शुड अंडरस्टैंड कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती कैसे है। ईच एंड एवरी इकोनॉमिक स्टूडेंट्स मस्ट बी नोइंग। सबसे पहले जो आपकी फॉर एग्जांपल हम किसी प्रोडक्ट की बात करते हैं, उसकी सेल्स है और ये टाइम है। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन स्टेज, उसके बाद ग्रोथ स्टेज, देन मैच्योरिटी स्टेज एंड देन डिक्लाइन। तो जब इंट्रोडक्शन होता है तो दिस इज इंट्रोडक्शन विच आई विल बी कॉलिंग एज आई। फिर ग्रोथ आता है कोई भी प्रोडक्ट की, जी। देन यहाँ पे देखो कांस्टेंट है, ये हो गई मैच्योरिटी, जहां पे लोगों को समझ में आ जाता है या तो वो लेते नहीं लेते, और अगर नहीं लेते तो हो जाता है डिक्लाइन। तो ये 4 स्टेजेस होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, इंट्रोडक्शन स्टेज पे क्या होगा, सबसे पहले अवेयरनेस होगी और ट्रायल होंगे अमंग डीलर्स कि हमारा जो नया प्रोडक्ट आ रहा है उसके बारे में पीपल शुड बी अवेयर अबाउट, एंड वी शुड ऑल्सो हैव सम प्रोटोटाइप्स कि हमें किस तरीके से अपने ट्रायल्स को कंडक्ट करना है इंट्रोडक्शन स्टेज पे, बिकॉज ये बहुत रिस्की स्टेज होता है। उसके बाद आती है ग्रोथ स्टेज। तो ए का हो गया 4, दिस, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, अब हमें देखना है। उसके बाद आती है सेकंड स्टेज, ग्रोथ। ग्रोथ में क्या होता है, जब आपकी कोई भी प्रोडक्ट ग्रो हो रहा होता है तो आपको अपने जो मार्केट है उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोग उसे खरीदें। ठीक है, सी का हो गया सेकंड। सो दिस इज द आंसर। आगे और देखते हैं। बी इज मेच्योरिटी। मेच्योरिटी के टाइम क्या होता है कि लोगों को लगने लगता है कि वी शुड स्टॉप बाइंग दिस प्रोडक्ट, हमारा इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। तो उसको इंटरेस्ट को खत्म कर की वजह से वो क्या करने लगते हैं, प्रोड्यूसर्स, ब्रांड्स करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्यों डिफरेंट है, क्या हम बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और आपको कैसे एनकरेज करें कि आप जो ऑलरेडी ब्रांड ले रहे हो तो आप उसको स्विच करो और हमारा ब्रांड लो। ये मेच्योरिटी के टाइम होता है। बी का ऑप्शन, सी बी का ऑप्शन हो गया फर्स्ट। फाइनली जब डिक्लाइन होता है तो रिड्यूस करते हैं मिनिमल लेवल पे, क्योंकि हमें जो हमारे ऑलरेडी कस्टमर्स हैं हमें उनको रिटेन करना है, हमें न्यू कस्टमर्स को अप्रोच करके अपनी कॉस्ट को नहीं बढ़ाना है। ठीक है, सो ये होती हैं 4 स्टेजेस ऑफ पीएलसी, दैट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। It is a very interesting question from economics. Which of the following economic identities measure degree of monopoly in industry? 3 होते हैं जो कि करते हैं। फर्स्ट इज कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन ये होता है कि जितना ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा मोनोपोली उतनी ज्यादा होगी। अगर 100% है तो प्योर मोनोपोली का केस है, 0% है तो बिल्कुल भी मोनोपोली नहीं है। सेकेंड इज हेर्फिनडॉल। हेर्फिनडॉल हर्शमैन का एक इंडेक्स है, उसमें भी आप मोनोपोली के मोनोपोली पावर है कि किसके पास ज्यादा मोनोपोली है, सकते हैं कि हाई कॉन्सेंट्रेशन किस जगह है और किस एरिया में लो कॉन्सेंट्रेशन है। थर्ड है इलास्टिसिटी रेसिप्रोकल। इलास्टिसिटी रेसिप्रोकल का मतलब है कि एक लर्नर्स इंडेक्स होता है, एंड दैट लर्नर्स इंडेक्स इज यूज्ड टू फाइंड आउट द कंसेंट्रेशन ऑफ मोनोपोली। एंड ये क्वेश्चन अलग से भी हमेशा नेट में आता है, when I gave the exam also it came। यहाँ पे क्या होता है, reverse of elasticity, reciprocal of elasticity is used to find out the monopoly concentration। इधर क्या यूज होता है, L, that is learner's index, is equals to price minus marginal cost divided by price, which is equals to
रेसिप्रोकल ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो ये 3 यूज होते हैं। अब आपको और पता होना चाहिए कि स्टैगरबर्ट किस में यूज होता है, ओलिगोपोली में यूज होता है। डिफ्यूजन इज अ मेथड फॉर फोरकास्टिंग। तो आपके 3 हो गए, बी, डी और ई। बी, डी और ई हो गए, डी ऑप्शन। ओके, next question is related to the research methodology or statistics. The first, we will read the meaning of all these. First of all, testing whether a standard probability distribution fits well to a given frequency is the answer is chi-square. Why? Because in the chi-square we have the we use the formula, we use these two terms O and E. This is observed frequency, this is expected. So when we have the standard, that is expected, and observed, that is actual, so we use the chi-square. So C का option हो गया 1. तो ये 3 हो सकते हैं। और आगे देखते हैं, parametric test to test the hypothesis of differences in more than 2 means. In order to see that parametric test to test the hypothesis of differences between the two sample means is ANOVA, that is analysis of variance, क्योंकि यहाँ पे parametric test ये है। एक parametric test Z test भी है, लेकिन वो large means के लिए, samples के लिए use होता है, T test small के लिए होता है। तो B का 4th हो गया। और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यहाँ पे क्रूशल वॉलेस है, तो इसका आंसर हो गया सी। Human resource management, through which one of the following influences of workers' participation in management regarding safety and welfare and work-related issues are resolved. So information sharing नहीं होगा, बार्गेनिंग नहीं होगा, कि बार्गेनिंग तब होता है जब 2 पार्टीज में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो। कंसल्टेशन भी तब होगा जब आपको इन दोनों के रिजॉल्व करने के लिए किसी थर्ड पार्टी से कंसल्ट करना पड़े। को डिटर्मिनेशन होगा, क्योंकि को डिटर्मिनेशन में क्या होता है, यहाँ के आप समझिए, क्वेश्चन को डिकोड करिए। डिकोड कैसे करेंगे, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, हम WPM की बात कर रहे हैं, हम वर्क प्लेस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। तो जब वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट की बात आएगी और वो कोई भी इशू को रिजॉल्व करेंगे विद द मैनेजमेंट, उसे हम कहते हैं को डिटर्मिनेशन। So these are the few of the questions that I've discussed. In the next video, I'll be discussing more of these questions. So stay tuned. Bye.